पिछले साल छा 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 पिछले साल छा
विषम संख्या विषम संख्या सभी को नमस्कार। बेसिक शिक्षा परिवार सोनभद्र आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन कर रहा है। हमारे साथ जुड़े हुए हमारे सभी कर्मठ खंड शिक्षा अधिकारीगण, हमारे विद्वान प्रधानाध्यापक, शिक्षक संकुल और अध्यापकगण, समस्त डीसी गण और बेसिक शिक्षा परिवार में हमारे एसआरजी और एकेडमिक टीम के सभी सदस्यगण, सभी को नमस्कार। अप्रैल में आप लोगों को जानकारी होगी कि पहले शिक्षा परिवार से सोनभद्र हम लोगों के इस आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन कर रहा है और हमारे साथ जुड़े हुए हमारे सभी कर्मठ खंड शिक्षा अधिकारीगण, हमारे जो हमको लक्ष्य दिए गए हैं विद्वान शिक्षक संकुल और अध्यापकगण, जो हमारे समस्त डीसी गण और बेसिक शिक्षा परिवार में और संतृप्त करते हुए अपने शिक्षा हमारे एसआरजी आगे बढ़ाएं और एकेडमिक टीम के सभी सदस्यगण, सभी लोगों या उनके साथ चलने वाली चुनौतियों को भी हम देखेंगे और मूल्यांकन भी करेंगे कि हमने विगत 2023-24 में और 24-25 में कितना परिणाम प्राप्त किया है। साथ ही साथ हम लोग ये भी देखेंगे कि विभाग की अपेक्षित प्रगति कितनी हुई। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले जो हमको लक्ष्य दिए गए हैं, अच्छा इस पे हम कुछ और चर्चा कर लेते हैं या उनके साथ चलने वाली चुनौतियों क्या करनी है। तो सबसे भी हम देखेंगे अपने स्कूल चलो अभियान और मूल्यांकन भी करेंगे कि हमने विगत 2023-24 में UDAS पे बच्चों के नामांकन और 24-25 में उस नामांकन के कितना परिणाम प्राप्त किया है। तीसरा, साथ ही साथ की एक महत्वाकांक्षी हम लोग ये भी देखेंगे अपार आईडी जनरेट विभाग, हम उस पर भी चर्चा करेंगे कि अपेक्षित प्रगति कितनी हुई। जो अगला बिंदु है वो तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले जो हमको लक्ष्य दिए गए हैं, अच्छा इस पे हम कुछ और चर्चा कर लेते हैं या उनके साथ चलने वाली चुनौतियों क्या करनी है। तो सबसे भी हम देखेंगे अपने स्कूल चलो अभियान और मूल्यांकन भी करेंगे कि हमने विगत 2023-24 में UDAS पे बच्चों के नामांकन और 24-25 में उस नामांकन कितना परिणाम प्राप्त किया है। तीसरा, साथ ही साथ की एक महत्वाकांक्षी लोग ये भी देखेंगे अपार आईडी जनरेट विभाग, हम उस पर भी चर्चा करेंगे अपेक्षित प्रगति कितनी हुई। जो अगला बिंदु है
वो दोनों शुरू करते हैं। सबसे पहले जो उनको लक्ष्य दिए गए हैं, अच्छा इस पे हम कुछ और चर्चा कर लेंगे। वो सब भी हम देखेंगे। अपने स्कूल चलो अभियान और मूल्यांकन भी करेंगे कि हमने विगत 2023-24 में ऐसे बच्चों के नाम और 24-25 में उस नामांकन कितना परिणाम प्राप्त किया। तीसरा, साथ ही साथ की एक महत्वाकांक्षी में भी देखेंगे अपार आईटी विभाग हम उस पर भी चर्चा करेंगे। अपेक्षित हुई तो अगला बिंदु है जनपद, वो दोनों शुरू करते हैं। सबसे पहले जो उनको लक्ष्य दिए गए हैं, अच्छा इस पे नियम पे कुछ और चर्चा। स्कूल चलो अभियान तो चलाए जा रहे हैं, लेकिन हमारे परिषदीय विद्यालयों में उस अनुपात में एडमिशन नहीं हो पा रहे हैं, बच्चों के प्रवेश नहीं हो पा रहे हैं, बच्चों के प्रवेश कम हो पा रहे हैं। इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? गार्जियंस को ये लगता है कि बेसिक शिक्षा विभाग पूरी तरह से अपनी योजनाओं का इम्प्लीमेंटेशन या जो हम शिक्षा व्यवस्था नहीं दे पा रहे हैं। अगला बिंदु है जनपद, वो दोनों शुरू करते हैं। सबसे पहले जो उनको लक्ष्य दिए गए हैं, स्कूल चलो अभियान तो चलाए जा रहे हैं, वो ये करना है, लेकिन हमारे परिषदीय विद्यालयों में उस अनुपात में एडमिशन नहीं हो पा रहे हैं, बच्चों के प्रवेश नहीं हो पा रहे हैं, बच्चों के प्रवेश कम हो पा रहे हैं। इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? गार्जियंस को ये लगता है कि समाज शिक्षा विभाग पूरी तरह से अपनी योजनाओं का इम्प्लीमेंटेशन नहीं बनाएगा या जो हम शिक्षा व्यवस्था नहीं दे पा रहे हैं। जनपद, वो दोनों शुरू करते हैं। सबसे पहले जो उनको लक्ष्य दिए गए हैं, स्कूल चलो अभियान तो चलाए जा रहे हैं, वो ये करना है, लेकिन हमारे परिषदीय विद्यालयों में उस अनुपात में एडमिशन नहीं हो पा रहे, बच्चों के प्रवेश नहीं हो पा रहे, बच्चों का प्रवेश कम हो पा रहा है। इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? गार्जियंस को ये लगता है कि समाज शिक्षा विभाग पूरी तरह से अपनी योजनाओं का इम्प्लीमेंटेशन नहीं करेगा या जो हम शिक्षा व्यवस्था नहीं दे पा रहे हैं। जनपद, वो दोनों शुरू करते हैं। सबसे पहले जो उनको लक्ष्य दिए गए हैं, चलो अभियान तो चलाए जा रहे हैं, वो ये करना है, लेकिन हमारे परिषदीय विद्यालयों में उस अनुपात में एडमिशन नहीं हो पा रहे, बच्चों के प्रवेश नहीं हो पा रहे, बच्चों का प्रवेश कम हो पा रहा है। इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? गार्जियंस को ये लगता है कि समाज शिक्षा विभाग पूरी तरह से या जो हम शिक्षा व्यवस्था नहीं दे पा रहे हैं। और ये करना है,
लाइफ आप अपने हिसाब से नामांकन नहीं नामांकन लोग आपको सीख रहा है हमारे जनपद में सीख रहा है आप इतना भी शिकायत साफ नहीं कर बुलाएगा आपका प्रभावित होता है में हमको कोई गुरुएज नहीं है। तो सबसे बड़ा अच्छा लगा में हमको पढ़ने लिखने से लेकर टेबल पढ़ने से लेकर मैंने स्वयं टेबल मैंने क्रम में आप वहाँ के जो ग्राम प्रधान है या जो सम्मानित व्यक्ति हैं, राजनीति से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, या आपके गांव में कोई संयोग से अधिकारी हो या ऊंचे पोस्ट पे है या कोई शिक्षक हो, प्रोफेसर्स हो या कहीं कोई वैज्ञानिक हो या कहीं और अन्य क्षेत्र में अच्छा कर रहा हो, तो उनको आप लोग अपने विद्यालय में बुला सकते हैं और एक मॉडल के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं। इससे भी वहाँ के क्षेत्र की जनता का, अभिभावकों का और विद्यार्थियों का भी आकर्षण बढ़ेगा कि इस विद्यालय में ये लोग आ रहे हैं। साथ ही साथ स्कूलों की नामांकन बढ़ाने में जो हम कर सकते हैं वो अपने विद्यालय के वातावरण को भी बदलें। कई बार हम देखते हैं कि सब चीजें विद्यालयों में अस्त व्यस्त रहती हैं, एक सिस्टमैटिक ढंग नहीं दिखता है। कहीं ईंट फेंकी हुई है तो कहीं वो कागज के टुकड़े फेंके हुए हैं तो कहीं कोई सामान रखा हुआ है, कोई बक्सा खुला हुआ है। आपकी जो हेडमास्टर्स की ऑफिस है वो बेतरतीब वाइज जैसे ही रखी गई है, अस्त व्यस्त दिखती है। तो इन चीजों को आप सुधारिए। कई विद्यालयों में हम गए हैं तो वहाँ जो खिलौने मिले हैं या TLM मिले हैं, उनका इतना अच्छा प्रदर्शन है कि बच्चे स्वतः आकर्षित होते हैं। छोटे छोटे बाल बाटिका के बच्चे भी आते हैं, खेलते हैं। तो आप एक व्यस्तता के साथ साथ वहाँ शुद्धता हो, सफाई हो और आप अपने विद्यालय को व्यवस्थित बनाइए ताकि वहाँ का वातावरण अच्छा हो। जब वातावरण अच्छा होगा तो निश्चित रूप से गांव के विद्यालय, गांव के अभिभावक और छात्र आकर्षित होंगे और आपके विद्यालयों में जरूर नामांकन कराएंगे।
प्राइवेट्स में क्या है, सिर्फ आकर्षण है, दिखावा है, अच्छी अच्छी चीजों को दिखा के वो अपने पास बच्चों को खींच लेते हैं, आकर्षण पैदा करते हैं। वही चीजें हमारे यहाँ नहीं होती है। आप बताइए कि हमारे यहाँ कोई बीटीसी पास है, बीएड लोग हैं, टेट पास हैं, सीटेट पास हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, बहुत सारे लोग जो प्राइमरी और उच्च प्राथमिक में अध्यापक हैं, उन्होंने सिविल सर्विसेज की तैयारी की है, संयोग से उनका नहीं हुआ है तो वो टीचर्स बने हुए हैं। इतने इंटेलेक्चुअल लोग हैं। पूरे एआरपी की, शिक्षक संकुल की, एआरजी की, एसआरजी की टीम है जो हमारे शैक्षिक पैरामीटर को भी नापती है और देखती है कि हमारा क्या क्या हो सकता है, क्या काम नहीं हो सकता है। तो इतनी बड़ी टीम है हमारे जनपद में, इन सब चीजों की चर्चा करिए। और गांव के जो सम्मानित लोग हैं, अच्छे लोग हैं, उनको इस स्कूल चलो अभियान में हिस्सा बनाइए, वो भी प्रसन्न होंगे। जो आपके एसएमसीज है उसको आप लोग जल्दी जल्दी तो चुनाव हम लोगों ने कर लिया, लेकिन उसमें भी अच्छे लोगों का चुनाव करिए। यदि कोई अच्छा व्यक्ति है तो उसको बार बार विद्यालय में बुलाइए, फोकस कराइए, बच्चों के साथ मिलाप करवाइए और उस एसएमसीज का प्रयोग हम अपने अभिभावकों के माध्यम से गांव में शिक्षा व्यवस्था सुधारने में भी कर सकते हैं। एसएमसी के लोगों को अपने स्कूल चलो अभियान में बुलाइए, उनका भी सहारा लीजिए, उनके साथ भी गांव में जाइए और बच्चों के पास जाइए कि नामांकन हमारे विद्यालय में कैसे बढ़ेगा, कैसे नहीं बढ़ेगा। तो ये नामांकन बढ़ाने की जो सबसे बड़ी सरल विधि है वो यही है जो हमें लगती है। और साथ ही साथ आप लोग एक सहयोगात्मक और मित्रता के भाव से रहिए गांव में, अपने विद्यालय में, तो आपकी प्रसिद्धि स्वयं फैलेगी और निश्चित रूप से गार्जियन आपके पास भेजेगा। और दूसरी बात, जो छात्राएं हैं तो छात्राओं के अनुकूल अपने विद्यालय का वातावरण रखिए। सबसे ज्यादा जो सर्वे हुआ सेंट्रल गवर्नमेंट ने किया, उसमें शिक्षा विभाग भी सम्मिलित था, तो यही बताया गया कि छात्राओं का सबसे ज्यादा ड्रॉप आउट इसलिए होता है क्योंकि वहाँ शौचालय नहीं होते हैं। बालिकाओं की शौचालय तो छोड़िए, वहाँ शौचालय ही नहीं होते हैं, तो लोग अपने बालिकाओं को विद्यालय में नहीं भेजते हैं, बस एक समस्या के कारण। सोचिए कितनी छोटी सी चीज है, यदि हम विद्यालय में शौचालय नहीं दे पाए तो उस गांव के बच्चियों का एडमिशन नहीं होता है। तो सबसे पहले अपने ग्राम प्रधान जी लोगों से, या हम लोग जनपद पे बैठे हैं जहाँ कोई शौचालय नहीं है, तो वहाँ शौचालय बनवाने के लिए आप लोग मांग पत्र भी भेज सकते हैं, पत्र भी भेज सकते हैं। या कोई समस्या है तो जिस विद्यालय में जितना अच्छा शौचालय होगा, साफ सुथरा होगा, तो निश्चित रूप से उसका असर हमारे नामांकन में भी पड़ेगा और खासकर छात्राओं के नामांकन में पड़ेगा। प्राइवेट स्कूल्स इसी चीजों का फायदा उठाते हैं और मैं अपील करता हूं आप लोगों के माध्यम से सभी ग्राम प्रधानों से भी, एसएमसी के सदस्यों से भी, आप लोग स्वयं जाके उनसे कहिए कि आप लोग हमारे विद्यालय के जो भी शौचालय हैं सफाई कर्मियों के माध्यम से उसको साफ सुथरा भी कराएं। सप्ताह में जब हमारी बाल सभा होती है तो सप्ताह में कम से कम एक दिन, या अपने विद्यालय में आप लोग सदन व्यवस्था भी लागू कर सकते हैं, जो सप्ताह के प्रत्येक एक दिन एक सदन का भी काम हो सकता है। उसके माध्यम से हम अपने विद्यालयों में सफाई की भी व्यवस्था अपने बच्चों के साथ भी कर सकते हैं। और मैं यहाँ पे आप लोगों को ये पूरी तरह से आश्वस्त करता हूँ कि सफाई को लेकर यदि कोई भी शिकायत, यानी कि बच्चा विद्यालय में सफाई कर रहा है टीचर्स के कहने पे, तो मैं उस चीज को नहीं मानूंगा, आप लोगों के सपोर्ट में ही रहूंगा, क्योंकि सफाई व्यवस्था बहुत जरूरी है और ये बच्चों को सिखाने की भी प्रक्रिया है। जब वो स्कूल में सफाई जैसी चीजों को नहीं करेगा और अपने शरीर की सफाई नहीं करेगा, पढ़ने लिखने का काम नहीं करेगा, तो वो समाज में एक अच्छा नागरिक नहीं बन पाएगा। उसकी भी जिम्मेदारी है। तो मैं ये नहीं कहता हूं कि आप बच्चों से बहुत सारा काम कराइए, लेकिन काम उनसे भी लीजिए यदि वो उस योग्य है। बड़े बच्चे हैं जैसे क्लास 8वीं के, 7वीं के, 6वीं के, तो ये बच्चे काम कर सकते हैं, विद्यालयों में सफाई के काम में लग सकते हैं। उनके क्लासरूम है, उनके डेस्क हैं, बेंच हैं, जो वो खाना खाते हैं तो अपनी थाली उली धुल सकते हैं, अच्छे से धुलें। जहां बैठते हैं वहां देखें कि कोई कागज का टुकड़ा उकड़ा हो तो उसको उठाकर डस्टबिन में रख दिया जाए। सभी विद्यालयों को प्रयास किया गया कि एक डस्टबिन भी पहुंचे
वहाँ गीले गीले कूड़े की डस्टबिन अलग, सूखे कचड़े की डस्टबिन अलग। तो इस तरह हम लोग एक विकल्प तैयार किए हैं। इको क्लब में हम बच्चों का प्रयोग कर सकते हैं। इको क्लब से अपने स्कूल के वातावरण को हरा भरा रख सकते हैं और एक आकर्षण बनता है। इससे हम साफ सुथरा करेंगे तो जो गार्जियंस हैं, अभिभावक हैं, उनका भी आकर्षण हमारे विद्यालयों में निश्चित रूप से बढ़ेगा और एक अच्छा विद्यालय, एक मॉडल के तौर पे हम लोग विद्यालय विकसित कर पाएंगे। तो यदि ये संकल्पनाएं हैं तो हम लोग आप अपने विद्यालयों को अच्छा और एक बेहतर विद्यालय बना सकते हैं। जैसा कि अभी मैं आंकड़ा देखा हूं, पिछले 2023 और 24 में 2,39,455 कुल विद्यार्थियों का नामांकन हुआ था और इस बार 2024-25 में हमारे विद्यालयों में 2,14,770 यानी कुल -2.93% की गिरावट हुई है। तो मैं चाहता हूं कि इस बार हमारा नामांकन 2024 और 25 के मुकाबले बढ़े, घटे नहीं। ये 2,14,000 की संख्या हमें 2,20,000 के ऊपर बढ़ानी है, कम से कम 2,20,000 के ऊपर बढ़ेगी तो हम निश्चित रूप से एक सेफ पोजीशन में होंगे। जो हमारे स्कूल बंद होने के कगार में है या कुछ जगह तो ऐसी समस्याएं हैं कि शिक्षक अधिक हैं, छात्र कम हो गए, और कुछ जगहों पे समस्या ये है कि छात्र बहुत अधिक हैं, शिक्षक 1 हैं, 2 हैं या नहीं के बराबर है। कुछ बंद स्कूल चल रहे हैं। तो नामांकन हम बढ़ाते हैं तो हमारे समायोजन की प्रक्रिया पे भी छात्र संख्याओं का असर होता है। तो निश्चित रूप से यदि यहाँ संख्या बढ़ेगी तो आने वाले भविष्य में ट्रांसफर या नियुक्ति के माध्यम से अधिक अध्यापक भी आ सकते हैं। तो ये हमको सबसे पहले नामांकन पे ध्यान देना है। स्कूल चलो अभियान हम चलाएं तो वहाँ के स्थानीय लोगों का सहयोग लें, उस स्कूल चलो अभियान रैली में उनको सम्मानित करें, उनको आगे आगे झंडा पकड़वा दें, वो लोग लेके चलें, वो नेतृत्व करें। तो इससे एक आकर्षण बढ़ता है और नामांकन कराने में भी सुविधा बढ़ती है। जो हमारे गांव के, जैसे हमारे गांव में आशाएं हैं, सफाई कर्मचारी हैं, दूसरे गांव में जाने वाले शिक्षक हैं, सब सरकारी कर्मचारी हैं और अनेक विभाग के भी, जैसे लेखपाल हो गया, लोकल पुलिस के लोग हैं। इस तरह की जो एक पूरी यूनिट है उनकी भी सहायता हम लोग ले सकते हैं। इसका छोटा सा प्रयोग हम लोगों ने अपने निपुण परीक्षा में किया था तो निश्चित रूप से सफलता मिली। तो हम अगर स्कूल चलो अभियान में भी उनका सहयोग लेते हैं तो हमें तो एक तो कम मेहनत करनी पड़ेगी और कम मेहनत के साथ साथ परिणाम भी अच्छा आएगा। तो हम चाहेंगे कि हमारा नामांकन बढ़े और जो -2.93 की गिरावट है ये कम होके हम लोग प्लस में तो रहें ही रहें। साथ ही साथ हमारे जो 24-25 में कुल परिषदीय विद्यालयों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की 48.32% इस जनपद के जितने टोटल विद्यार्थी हैं उसमें से 48% विद्यार्थी हमारे परिषदीय विद्यालयों में नामांकित हैं। तो ये संख्या बढ़नी चाहिए क्योंकि सोनभद्र जैसा पिछड़ा इलाका और कुल प्राइवेट स्कूलों में करीब 51% से ज्यादा, करीब 52% लोग इनरोल्ड हैं। तो ये संख्या उधर उसका पलड़ा भारी है। तो ये चाहूंगा कि आने वाले जो हमारे 2024 और 2025 और 26 का सत्र है इसमें हम लोगों का पलड़ा भारी हो जाए। और हाँ, अब दूसरा बिंदु है U-। तो U- पे अभी पिछले कल परसों में डीजी मैडम की बैठक हुई और उसमें उन्होंने बताया कि हम लोगों के पास जो डाटा उपलब्ध है उसमें स्कूल वाइज एडमिशन कम हुए हैं, कोई ऐसा विद्यालय नहीं है और पूरे प्रदेश में भी ऐसी स्थिति है। तो हम लोगों ने अपने जनपद का भी निकाला तो देखा कि कई जगहों में वास्तविक संख्या कम हो गई है। तो उसका उन्होंने स्कूल वाइज स्पष्टीकरण मांगा है। तो आप लोग एक छोटा सा स्पष्टीकरण दे दीजिए कि पिछले वर्ष से यानी 2023-24 से और 24-25 में
नामांकन में क्यों कमी आई है, और उसके साथ साथ अपना फोन नंबर भी दे दीजिएगा। कारण तो एक हो सकता है कि यूडैश में सही विद्यार्थियों की संख्या चढ़ी है, दूसरा कि ऐसा भी हो सकता है, आप लोग स्पष्टीकरण में ये लिख भी सकते हैं कि जो आयु वर्ष 6 साल रखा गया है उस कारण जो है कुछ विद्यार्थी यहाँ एडमिशन नहीं ले पाए और वो दूसरे विद्यालयों में चले गए। तो ये भी आप कारण लिख सकते हैं। यूडैश पे डाटा होने के कारण जो सही विद्यार्थी हैं उनका ही डाटा लिया गया। तो आप लोग एक छोटा सा प्रयास कर सकते हैं कि हम अपना नामांकन बढ़ा सकते हैं। और बार बार मैं यही अपील कर रहा हूं कि जिनका आधार कार्ड नहीं बना है उनका भी एडमिशन आप अपने यहाँ ले लें, जिससे तो हमारा नामांकन बढ़ेगा। और बाद में हो सकता है कि कोई ऐसी नीति लागू हो जाए कि जिन बच्चों का इस एडमिशन स्कूलों में हुआ है उनके आधार कार्ड बनाने की प्रक्रिया को सरल कर दिया जाए। मुझे ऐसा लगता है कि शायद आने वाले दिनों में ऐसा हो जाएगा। तो आप लोग नामांकन लीजिए और कोई कार्यवाही, कोई दबाव नहीं होगा बेमतलब का। और आयु वर्ष जो है उसमें भी रिलैक्सेशन दिया गया है, तो आप लोग और रिलैक्स होके उस काम को कर लें। साथ ही साथ जो अलग एक मुद्दा है, जो प्रमुख मुद्दा है, सरकार की प्रमुख योजना है डीबीटी के माध्यम से जो जूता, मोजा और ड्रेस और कलम, कापी, स्टेशनरी का पैसा कुल 1200 रुपए हमारे अभिभावकों के खाते में जाते हैं, उसको लेकर है। तो डीबीटी हमारे डीसी ट्रेनिंग और डीसी सामुदायिक जय किशोर वर्मा जी देखते हैं, वो इस मामले में उत्साहित हैं। कुछ कहना चाहेंगे वर्मा जी तो इस मामले में कह सकते हैं। डीबीटी की स्थिति कमजोर है। करीब 11,000 बच्चों का आधार कार्ड नहीं बना था, लेकिन हम लोग उन जनपदों में हैं, चुनिंदा जनपदों में हैं, जिन जनपदों ने सबसे ज्यादा करीब 2,12-14,000 से ज्यादा आधार कार्ड बनवाया, उन बच्चों की डीबीटी की भी प्रक्रिया कराई। तो हम लोग एक बड़ी प्रक्रिया कराए हैं और कुछ कारण हैं जिन कारणों से ये आधार कार्ड नहीं बन पा रहे हैं। तो हम उसके लिए तो प्रयास कर ही रहे हैं जिला स्तर पे, अन्य सभी अधिकारियों, एसडीएम साहब, तहसीलदार साहब, डीपीआरओ मैडम, इन सभी लोगों से संपर्क में है, सीएमओ साहब से भी कि आधार कार्ड बन जाए। और जिलाधिकारी महोदय ने भी अपना आश्वासन दिया है और कहा है कि यदि आधार कार्ड नहीं बनते हैं, कहीं कोई समस्या आती है तो आप सीधे मुझसे संपर्क करें और मैं संबंधित तहसील या संबंधित ब्लॉक पे सीधे बात करूंगा और ये आधार कार्ड बनेगा। जन्म प्रमाण पत्र बनने में कोई समस्या नहीं आएगी, क्योंकि इसकी थोड़ी दुरूह प्रक्रिया है, एफिडेविट वगैरह लगाया जाता है। तो सर ने कुछ इंडिकेशन दिया है कि ये प्रक्रिया हम लोग अपने स्तर पे सरल कर सकते हैं। तो हमारा निवेदन हमारे बीईओ से है, हमारे हेडमास्टर्स से है कि आप लोग जिनका जन्म प्रमाण पत्र नहीं बना है उनके बंचेस जो हैं वो उपलब्ध करा दें बीआरसी पे, और बीआरसी के माध्यम से हम लोग संबंधित तहसील में जमा करा दें ताकि यह काम जल्दी से जल्दी निपट जाए। और डीबीटी पे काफी सरकार गंभीर है, क्योंकि सरकार सीधे पैसा बच्चों के अभिभावकों के खाते में भेजती है, तो उसको लगता है कि ये सीधे सीधे हम फायदा दे रहे हैं। तो ये काफी संवेदनशील योजना है, महत्वपूर्ण योजना है, जिसको ध्यान में रख के हमको काम करना है। वर्मा जी कुछ कहना चाह रहे हैं? सर सबको नमस्कार। एक सर अभी एक स्पष्टीकरण की बात कर रहे थे, एडमिशन जो यूडैश पर था, तो स्पष्टीकरण जो है पेन नंबर के साथ आप उपलब्ध कराएंगे, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण योजना जो विभाग की चल रही है और जिसके लिए आप लोगों को बहुत समस्याएं भी आती हैं डीबीटी की। तो कुछ डीबीटी के लिए जो कुछ निर्देश और तैयारियां जो है उसको हम आपको बता रहे हैं। जो है सर्वप्रथम जो है जितने छात्र छात्राओं को प्रेरणा पोर्टल पर है उनका कक्षा जो है प्रोन्नत किया जा चुका है। दूसरी चीज, प्रोन्नत छात्र छात्राओं का विवरण एवं उनके अभिभावकों का विवरण कक्षावार संबंधित अध्यापक के प्रेरणा पोर्टल पर लॉगिन एवं प्रेरणा डीबीटी मोबाइल ऐप पर प्रदर्शित है। तीसरी चीज, अध्यापकों द्वारा प्रत्येक छात्र छात्रा की अगली कक्षा में प्रोन्नत को सत्यापित करना है। यह काम बहुत महत्वपूर्ण है। जो बच्चे आपके यहाँ चूंकि अपने आप वो जो बच्चा कक्षा 1 में है 2 में चला गया है, 2 में है तो 3 में चला गया है, तो
इन जो प्रमोट बच्चे हैं उनको आपको वेरीफाई कर, वह इन 2 दिनों के अंदर आप लोगों को यह कार्य पूर्ण कर लेना है। उसके बाद प्रोन्नत को सत्यापित करते समय छात्र छात्राओं का विवरण, उसके अभिभावक के विवरण में कोई अगर संशोधन अपेक्षित है तो अध्यापक द्वारा उसे संशोधित करते हुए सत्यापित किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि आप उसको बढ़ा देंगे, देखेंगे नहीं, बढ़ा देंगे तो फिर वही बाद में जाकर वो जो है नॉट वेरीफाइड में और पेंडिंग में दिखाता है। तो ये पहले ही अगर अभी संशोधन है, आपके पास मौका है, अगर संशोधन है, उसके खाते में पैसा नहीं गया था तो उसका नया खाता करा लीजिए, उसके नाम में संशोधन है तो यह काम कराएंगे। उसके बाद नव प्रवेशित छात्र छात्राओं एवं उनके अभिभावकों के विवरण को अध्यापक द्वारा प्रेरणा पोर्टल पर तथा ऐप के माध्यम से पंजीकृत किया जाएगा। छात्र छात्राओं तथा उनके अभिभावक दोनों का आधार प्रमाणित किया जाएगा। आधार प्रमाणीकरण के पूर्व अध्यापक अभिभावकों से निर्धारित प्रारूप पर आधार प्रमाणीकरण हेतु सहमति पत्र प्राप्त कर विद्यालय में सुरक्षित रखेंगे। अभिभावक के रूप में जो माता पिता से भिन्न है, मान लीजिए माता पिता नहीं है, कहीं बाहर माता नहीं है, पिता बाहर कमाने गए हैं, ऐसी परिस्थिति में कोई रिश्तेदार हो, बुआ हो, नाना हो, नानी हो, दादा हो, दादी हो, चाचा हो, चाची हो, वो तभी प्रमाणित किया जाएगा। ये अच्छा, हाँ, यहाँ पर ये ठीक मतलब ये नहीं है, सीधे इसमें यह दिया है माता पिता में से कोई भी जीवित न हो, मतलब दोनों मर गए, दोनों मृतक हो, ऐसी परिस्थिति में ही किसी रिश्तेदार का आधार आप प्रमाणीकरण कराएंगे और वह भी ग्राम प्रधान या सभासद से इस आशय का प्रमाण पत्र आपके पास अध्यापक द्वारा विद्यालय में सुरक्षित रखा जाएगा। और छात्र छात्राओं का डाटा प्रेरणा पोर्टल और इसको जो है प्रेरणा पोर्टल अध्यापक द्वारा सुरक्षित छात्र छात्राओं का डाटा प्रेरणा पोर्टल पर खंड शिक्षा अधिकारी के लॉगिन पर प्रदर्शित होगा। खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा डाटा का परीक्षण कर त्रुटिपूर्ण डाटा संबंधित अध्यापक के लॉगिन पर वापस किया जाएगा तथा सही डाटा को ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भेजा जाएगा आपको। और एक और सबसे महत्वपूर्ण चीज जो चल रही है आपको बता दें, एक ये रिमीडियल क्लासेज जो 1 अप्रैल से स्टार्ट है, उसमें कुछ किस तरह कार्यक्रम आयोजित किए जाने हैं आप कर भी रहे होंगे, तो कुछ निर्देश हैं उसको मैं आपको बता देता हूं। देखिए, ये मार्च अप्रैल 2025 से 12 सप्ताह का स्कूल तैयारी मॉड्यूल, मतलब विद्या प्रवेश के आधार पर कक्षा 1 में नवप्रवेशित बच्चों का शिक्षण कार्य किया जाएगा। और शैक्षिक सत्र 2025-26 के सत्र के आरंभ में समस्त परिषदीय प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, कंपोजिट, कस्तूरबा विद्यालयों में 3 सप्ताह का रेमेडियल शिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम में जो है पहले बेसलाइन असेसमेंट शिक्षण, जो रेमेडियल शिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत कक्षा 2 से 8 में अध्ययनरत समस्त छात्र छात्राओं का हिंदी, गणित, अंग्रेजी एवं हमारा परिवेश विज्ञान तथा सामाजिक अध्ययन विषयों में बेसलाइन मतलब फॉर्मेटिव असेसमेंट करते हुए वास्तविक अधिगम स्तर ज्ञात किए जाएंगे। बेसलाइन आकलन हेतु गत कक्षा की विषयवार दक्षताओं पर आधारित प्रश्न पूर्व में ही तैयार किए जाएं। सुलभ संदर्भ हेतु सुझावात्मक प्रश्न ध्यानाकर्षण मॉड्यूल में उल्लिखित है। ध्यानाकर्षण मॉड्यूल से आप इसको कर सकते हैं। यह अवश्य ध्यान रखा जाए कि प्रश्न पत्र में पूर्व की कक्षा के मुख्य लर्निंग आउटकम से संबंधित प्रश्न ही पूछे जाएं। परीक्षा जो परिणाम का समीक्षा शिक्षकों द्वारा इसे, ये तो यहाँ पर जो निर्देश थे 5 अप्रैल को ही कर लिए हैं, करना था। अगर आप नहीं किए हैं तो आज और कल में भी कर सकते हैं
कि कक्षा 2 से 8 में अध्ययनरत समस्त विद्यार्थियों का हिंदी, गणित, अंग्रेजी एवं हमारा परिवेश या विज्ञान तथा सामाजिक अध्ययन विषयों में वास्तविक अधिगम स्तर ज्ञान किए जाएं और दिनांक 8 अप्रैल 2025 मतलब आज तक बेसलाइन आकलन के परिणामों की समीक्षा शिक्षक द्वारा स्वयं किया जाए तथा प्रत्येक छात्र छात्राओं के वास्तविक अधिगम स्तर को निपुण तालिका में अंकित किया जाना है और स्वयं के संदर्भ हेतु नोट भी कर लेना है। अधिगम दक्षताओं की फिर सूची बनानी है। बेसलाइन के परिणामों के आधार पर आगामी 3 सप्ताह तक, जब आप आज 8 तारीख को बेसलाइन असेसमेंट का रिजल्ट जब आप विश्लेषण करेंगे, उसके परिणाम उसके बाद 3 सप्ताह तक अधिगम दक्षताओं की सूची प्रत्येक दशा में 10 अप्रैल तक तैयार कर लेना है और शिक्षकों द्वारा शिक्षण अधिगम सामग्री का संचालन किया जाएगा 3 सप्ताह तक। और शिक्षण अधिगम सामग्री आपको लाइब्रेरी बुक्स दिए गए हैं, पृष्ठ सामग्री दी गई है, तालिका दी गई है, मैथ्स दी गई है और किताबें 1 हफ्ते के अंदर विद्यालयों में पहुंच भी जाएंगी। इसके माध्यम से आपको जो है कक्षाओं में समावेशी और आनंदमय वातावरण सृजित करना है। और रिमीडियल शिक्षण के दौरान शिक्षक द्वारा दैनिक या साप्ताहिक योजना बनाकर शिक्षण कार्य कराया जाए और ये कार्यक्रम अवधि जो है आधार क्रियान्वयन, संदर्शिका और ध्यानाकर्षण आदि में वर्णित शिक्षण गतिविधियों के अनुसार माह अप्रैल 2025 में रिमीडियल कक्षाओं का संचालन किया जाएगा, जिसके लिए निर्देश जो है आपको दिया गया है। लास्ट में एंड लाइन 28 से 30 अप्रैल के बीच आपको एंड लाइन करना है और एंड लाइन के आकलन के अधिगम स्तर से हुए अपेक्षित सुधार को दर्ज करना है। धन्यवाद सर। हाँ बता दिए डीबीटी तो बता दिया, डीबीटी का तो पूरा कर कैसे फॉर्म करना है, कैसे बता दिया। सूर्यप्रकाश जी आवाज आ रही है? सूर्यप्रकाश जी? जी सर आ रही है सर। सर कुछ कहना चाहेंगे सूर्यप्रकाश जी? जी सर मैं डीसीएमडीएम कुछ कहना चाह रहा हूँ सर। बिल्कुल बोलिए सर। मैं डीसीएमडीएम रमेश चौरसिया, आप सभी को सादर नमस्कार। मुझे 2 बात कहनी है आपसे। पहली बात ये कि सीएम डैशबोर्ड पे हमारा उपस्थिति इस समय बड़ी तेजी से घटती जा रही है। उसका कारण ठीक है, समझ में आता है कि परीक्षाएं हो गई हैं, बच्चे नहीं आ रहे हैं, लेकिन हमें संपर्क अभियान चला करके इसको बढ़ाना होगा और वास्तविक रूप से बढ़ाना होगा, न कि फर्जी रिपोर्टिंग करके। उच्चाधिकारियों द्वारा इस समय निरीक्षण किए जा रहे हैं तो उसमें बहुत ही एक्यूट डिफरेंस मिल रहे हैं वास्तविक बच्चों में और जो आपने अटेंडेंस दिया है ये कहीं से भी उचित नहीं है। उसमें फिर आप हमेशा कहते हैं कि हमें 80% उपस्थिति के लिए कहा जा रहा है और पैसा नहीं दिया जा रहा है। यही आधार लेकर के जो उच्चाधिकारी के यहाँ मैं फाइल लेके जा रहा हूँ तो ये अपोज कर रहे हैं कि हम जा रहे हैं तो आपके यहाँ उपस्थिति नहीं मिल रही है। इसमें जो विद्यालय कतिपय विद्यालयों में सीडीओ मैडम द्वारा निरीक्षण किया गया है और स्थिति अच्छी नहीं पाई जा रही है, ये बहुत ही मतलब असंतोषजनक है। इसको आप ध्यान दें और बच्चे घटते हैं, ठीक है, बच्चों में डिफरेंस वास्तविक में उसमें 2-4 बच्चों का 10 बच्चों का है वो ठीक है, लेकिन बहुत ज्यादा बच्चों का अंतर आ रहा है, ये कहीं से भी अच्छा नहीं है। तो इसमें आप बच्चों संपर्क अभियान चला करके उपस्थिति को बढ़ाएं जिससे सीएम डैशबोर्ड पर जनपद की स्थिति ठीक हो। दूसरी चीज हमें एक ये कहना है कि जनपद में जिलाधिकारी महोदय के प्रयास से इस समय मेरा प्लास्टिक मेरा जिम्मेदारी मेरा अभियान चल रहा है, जिसमें एमडीएम के भी बहुत सारे प्लास्टिक वेस्ट निकलते हैं हर स्कूल में और
कतिपय क्या कई स्कूलों में इस तरह की जैसे ग्राम पंचायतों में किया गया है और वो प्रयोग स्कूलों में भी किया जा रहा है कि प्लास्टिक की बोरी किचन के बाहर रखी जा रही है। उसमें जैसे रघुनाथपुर और चतरा में भवानीपुर है जहाँ की ऐसा प्रयोग किया गया है और चल रहा है। प्रयोग क्या है, ये चल भी रहा है। आप सभी से मेरा अनुरोध है कि आप भी किचन के बाहर, जैसा कि सर ने अभी इसमें बात की है कि हाइजीनिक और साफ सफाई के लिए, उसी के अंतर्गत आप भी प्लास्टिक की बोरी रखवाएं और हम आपको सभी ब्लॉक के लिए अलग अलग नंबर उपलब्ध कराएंगे पत्र के माध्यम से। जब वो प्लास्टिक की बोरी भर जाती है तो आप उस नंबर पर फोन करके उसको डिस्पोज आप करा सकते हैं, स्वयं आपको नहीं करना है। जो प्लास्टिक के टुकड़े एमडीएम में साफ सफाई को लेकर के जो इधर उधर टुकड़े पड़े रहते हैं प्रांगण में, उसे प्लास्टिक की बोरी में रखवाएं और प्लास्टिक की किचन के बाहर टंगवा दें। इधर उधर बच्चे टॉफी खाते हैं या जो एमडीएम का वेस्ट है, ये सब उसी में रखवाएं और नंबर एक प्रोवाइड किया जाएगा, उसके थ्रू आप उसको डिस्पोज करा दें। यही 2 चीजें कहनी थी। धन्यवाद। धन्यवाद चौरसिया जी। वर्मा जी का भी कुछ विषय अधूरा रह गया है, कुछ कहना चाहेंगे? ये स्कूल चलो अभियान के अंतर्गत जन जागरूकता फैलाने के लिए नुक्कड़ नाटक का मंचन किया जा रहा है। ये जनपद के 68 स्पॉट पर कार्यक्रम कराया जाना है, जिसका पत्र आज बीओ ग्रुप में डाल दिया गया है। वो लोग प्रसारित आपको कर देंगे। जिन जगहों पर ये कार्यक्रम उनके द्वारा किया जाएगा, उसमें वहाँ के हेडमास्टर उनका सहयोग करेंगे। वो अगर जिस तरह से उनकी आवश्यकता जरूरत होगी उसको देख लेंगे। एक सबसे महत्वपूर्ण चीज, सब मतलब जितने भी पैसे गए थे, कुछ पैसे आउट ऑफ स्कूल के गए थे। आउट ऑफ स्कूल बच्चे जिन जिन विद्यालयों में थे वहां पर 835 पर हेड सामग्री खरीदने के लिए और कुछ जो है फोटो स्टेट निकालने के लिए। तो इसका ऑनलाइन प्रेरणा पोर्टल पर अपलोड करना है। तो आप लोग जो सामग्री खरीदे हैं उसको प्रेरणा पोर्टल पर अपलोड करें। दूसरी चीज, आईसीटी लैब 2023-24 और 22-23 में जनपद के 120 विद्यालयों में कुर्सी, टेबल और प्रिंटर रखने के लिए दिया गया था। और जिसमें कुछ विद्यालयों में 9 विद्यालयों में 8,000 गया था, 99 विद्यालयों में 15,000 गया था और 12 विद्यालयों में 25,000 गया था। जिनसे कुर्सी और मॉनिटर रखने के लिए टेबल और ये क्रय किया जाना था। ये आप क्रय करके उपभोग अपने खंड शिक्षा अधिकारी महोदय को उपलब्ध करा दें, साथ ही उसको भी प्रेरणा पोर्टल पर अपलोड करा दें। फैमिली सर्वे का भी काम आप लोगों को करना है। आप फील्ड में जा रहे हैं नामांकन की दृष्टि से, तो आप फैमिली सर्वे का जो ऐप है उसको फिर से डाउनलोड करके वह कार्य कराएं। दूसरी चीज, नव भारत साक्षरता के तहत उल्लास ऐप पर जो अभी गार्जियन, अभी तो यहाँ जनपद का तो 65,000 है, अभी तो मात्र जो है मुश्किल से 15,000 ही साक्षर हुए हैं। तो इन मतलब क्योंकि इस समय आप क्षेत्र में जा रहे हैं, तो जो गार्जियन निरक्षर में ये समझे कि ऐसा नहीं कि उनको हस्ताक्षर कर दें तो उनको साक्षर आप मान लेंगे। उनको मोबाइल चलाना आना चाहिए। उनको जो एसेंशियल आपके निपुण में कक्षा 5 तक है उतना वह अगर नहीं जानते हैं तो वह व्यक्ति निरक्षर है। तो ऐसे लोगों का डाटा आप जो है फिलअप कर दें। और जितनी भी सामग्री आप लोगों को चाहे कंपोजिट ग्रांट का हो, चाहे टीएलएम खरीदने का गया हो, चाहे को लोकेटेड आंगनबाड़ी में कुछ पैसे गए हों, सबका उपभोग
आप अपने खंड शिक्षा अधिकारी महोदय को आप उपलब्ध करा देंगे 2 दिनों के अंदर। धन्यवाद। सर प्रकाश जी। प्रणाम सर। सभी को सादर नमस्कार। नए सत्र में जब हम लोग का प्रारंभ हुआ था 1 अप्रैल को, उससे पहले ही हम लोगों ने इसकी कुछ तैयारियां कर रखी थी, जैसे कि हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर की क्या स्थिति है, इसके लिए एक लिंक जारी किया गया था ऑपरेशन स्कूल कायाकल्प, जिसमें अभी लगभग 450 ऐसे विद्यालय हैं जिन्होंने अभी तक इसकी सूचना उपलब्ध नहीं कराई है। तो उस लिंक से जितना जल्दी इसे उपलब्ध करा देंगे तो पंचायत राज विभाग से हम लोग का समन्वय है और कई कार्यों में, जैसे भी बात हो रही थी मेरा प्लास्टिक मेरी जिम्मेदारी की, या कई ऐसे कार्यक्रम होते हैं जो कि आपसी समन्वय से चलते हैं। तो जो संरचना संबंधित है उसमें पंचायत राज का बहुत ही बड़ा हाथ होता है, उसको मेंटेन रखने में, उसकी साफ सफाई में, और उसमें अगर कहीं टूट फूट हो जाती है तो उसको मरम्मत करवाने में। या हम ये खनिज विभाग से जो है फंड लेकर के भी हम लोगों ने विद्यालय का निर्माण करवाया है या शौचालय इत्यादि का निर्माण करवाया है। तो इन सभी की, इवन हम लोगों ने आईसीटी के जो लैब है हमारे यहाँ स्थापित है, वो उनकी वर्तमान स्थिति क्या है, फंक्शनल है कि नहीं है, ये सारी सूचनाएं हम लोगों ने मांगी है और विथ फोटोग्राफ उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर की सूचनाएं मांगी गई हैं। तो आप उसे जरूर से भर दें और प्रयास होगा हम लोग का कि जिनके यहाँ भी स्थितियां ऐसी हैं जो टूट फूट हो गई है, वो अंतर विभागीय समन्वय से उसका निराकरण करवाया जा सके। तो ये आपके विद्यालय के लिए भी अच्छा होगा। अपनी जेन्युइन जो वास्तविक समस्या है उसको जरूर उसमें व्यक्त करें। एक ओपन कॉलम भी आपको उसमें दिया गया है जिसमें आप अपने बता सकते हैं कि कितनी चारदीवारी टूट गई है, गेट टूट गया है, या बिजली पहले थी अब नहीं है, तार चोरी हो गया, ये सारी बातें उसमें लिखने की पूरी आजादी दी गई है। दूसरा एक है कि राज्य स्तर से जो है हमें सूचना मांगी जा रही है कि प्रतिदिन दैनिक नामांकन का, कि उससे ये पता लगाया जा रहा है कि कितने छात्र नामांकित हो रहे हैं। दूसरा ये पता लग रहा है कि जो नए छात्र नामांकित होने आ रहे हैं, कितने लोगों के पास आधार अवेलेबल नहीं है। ये इस समस्या से आप लोग भी जूझ रहे हैं और ये जब सूचना सही वहां पहुंचेगी तो उसके अनुसार हो सकता है कि आगे चल करके कैंप का आयोजन किया जा सके या सेंटर स्थापित किए जा सके और आपकी ही इसमें मदद होगी। और इस तरह से जो है, जो बच्चे हमारे यहाँ एडमिशन लेने आ रहे हैं उनका आधार सही नहीं बना हुआ है या त्रुटिपूर्ण है, तो उसका निराकरण किया जाता है, इससे हम लोग को मदद मिलेगी। अभी तक जो आंकड़े प्राप्त हुए हैं उसके अकॉर्डिंग जो है करीब 17% का आया हुआ है कि अभी आधार बच्चों के पास मौजूद नहीं। यानी कि आप लोगों ने इसके पहले काफी मेहनत किया है। जनवरी फरवरी में जब कहा गया था कि आप चिन्हित कर ले ऐसे बच्चों को और अभिभावकों से संपर्क करके उन्हें बता दें कि किस तरह आधार बनवाना है, क्या जन्मतिथि रखनी है, उसका ही ये परिणाम देखने को मिल रहा है कि आज मात्र 14 से 17% का डिफरेंस इसमें आ रहा है। यानी बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ज्यादातर हमारे जो बच्चे होंगे उसमें आधार उनका बना होगा, तो इससे हमें अपार में भी काफी ज्यादा उसमें मदद मिलेगी। फिर आते हैं इसको जो है अभी भी देख रहे थे, करीब कुल मिला के 800 कुछ ऐसे विद्यालय हैं जिन्होंने एक भी नामांकन की सूचना नहीं दी है। इसकी सूची जो है आपको निपुण वाले समूह में भी डाली गई है, सभी आपके खंड शिक्षा अधिकारियों को भी डाली गई है और वो आपको बार बार ये बता रहे हैं कि आप उसकी सूचना दें। ये बस सोचिए कि जब तक आधार नहीं होगा तब तक हम उसकी सूचना नहीं देंगे, बल्कि अगर आधार नहीं है, बच्चा आपने चिन्हित कर लिया है, वो आपके क्षेत्र में है, तो उसको नामांकन करना ये आपका अधिकार है और उसके भी शिक्षा का अधिकार के लिए बनता है। तो आप उसे अवश्य प्रदान करें वो अवसर और उसका नामांकन जरूर करें अपने यहाँ। फिर बात आती है कि हमारे यहाँ जो है अब निपुण लक्ष्य के हम लोगों ने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है पिछले साल, चाहे वो डीएलएड प्रशिक्षुओं के द्वारा जो सर्वे किया गया था उसका परिणाम रहे, चाहे हमारा जो है नवंबर में परख के माध्यम से जो परीक्षा हुई थी उसमें, दोनों ही हम लोग का एक्सीलेंट परफॉर्मेंस रहा है। उसको मेंटेन करने के लिए हमें अभी से ही लग जाना पड़ेगा। और आप जानते हैं कि इस बार हमको क्या करना है कि रिटन बच्चों को जो है लिखना सिखाना, ये नहीं सोचना है कि पहले हम जो है
हम केवल जो है केवल मौखिक और इस पर चलेंगे, सभी को साथ लेकर के चलना है। एक होलिस्टिक अप्रोच अपनाते हुए जो है उनकी राइटिंग स्किल पर भी फर्स्ट डे से ही वर्क करना शुरू कर देना है। उनकी मोटर स्किल को डेवलप करिए, पेंसिल कैसे पकड़ानी है, किस तरह से कराना है। आप जिस तरह से चावल पर या रेत में आप लिखवाते थे, बहुत ही अच्छा इनोवेशन हमने देखा है रावतगंज के टीचर्स को करते हुए इस तरह का। तो आप सभी लोग इस तरह से सोचिए। और कई लोगों ने तो अभी तक मैंने देखा कि उन्होंने अपना एडमिशन क्लोज कर लिया। जैसे इकोनॉमिका टीचर हैं, उन्होंने अपने यहाँ ममता जी हैं रायपुर में, उन्होंने कुल 45 बच्चों का, नवीन बच्चों का फर्स्ट डे ही इनरोलमेंट कर लिया। अब वो खाली है, अब क्या कर रही हैं वो पढ़ाने में लग गए, इधर उधर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। ये होता है कि दूरदर्शिता, आप अपने स्कूल के लिए कैसे पहले से प्लानिंग कर लेते हैं, क्योंकि ये तो नियमित प्रक्रिया है, चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल हो चाहे प्राइवेट स्कूल हो, सबको ये योजना बनानी होती है। तो आप अपने स्कूल का फैसला खुद लीजिए कि हमें कैसे इसको और बेहतर करना है और ज्यादा से ज्यादा बच्चों का एनरोलमेंट करें और उनको जो है फर्स्ट डे से ही ऐसे एंगेज करें, इंटरटेन, जैसे अभी बात की जा रही थी हैप्पीनेस की, कि फर्स्ट डे आते ही उन्हें ये लगे कि हाँ हम स्कूल में आए हैं, हमें यहाँ पर फन मिलता है, एंटरटेनमेंट मिलता है और साथ में कुछ नया सीखने को मिलता है। गार्जियन को भी वो जाए तो जाकर बताए कि आज मैंने ये सीखा, ये जाना, कुछ कविताएं सिखाइए, कुछ डांस सिखाइए। तो इस तरह से, और जो हमारे आईसीटी के टूल्स हैं, अब तो करीब यूपीएस में भी मतलब हमारे पास अच्छे अच्छे टूल्स आ चुके हैं। इंटरैक्टिव फ्लैट पैनल है, उसका इस्तेमाल करिए। 192 उच्च प्राथमिक 292 उच्च प्राथमिक विद्यालय में ये है। तो इसका जब अभी से उपयोग करेंगे तो ये बच्चों को क्या करेगा, अपनी ओर खींचेगा। हमारे पास देखिए बहुत बड़ा, कहते हैं ना कि हमारे इर्द गिर्द हम समस्याएं भी हैं और वहां पर क्या होता है उसका सोल्यूशन भी होता है। पिछले साल हमने कहा कि हमने बहुत सारे बच्चों को इसलिए नहीं एडमिशन लिया क्योंकि उनके पास आधार नहीं था या वो 6 साल पूरा नहीं कर पा रहे थे 31 जुलाई तक। तो ये बच्चे हमारे क्या है, इस साल वो असेट है हमारे, वो चिन्हित है। करीब 12,000 बच्चे पहले के छूटे हुए करीब ऐसे हैं जिनको कि हमने छोड़ दिया था, और अगर हम एडमिशन ले लेते हैं तो इस बार हमारा कम से कम जो है 35,000 इनरोलमेंट हो जाएगा कक्षा 1 का। हम लोग पिछली बार केवल 23,000 के आसपास में ही रुक गए थे कक्षा 1 के नामांकन में, जो कि पहले हमेशा 36,000 के आसपास होता था। तो ये हमारे पास बहुत बड़ा असेट है। जो पिछले साल के छूट गए उनको ट्रैक किया हुआ है आप लोगों ने, बस उनको क्या करिए, अपने इनरोलमेंट ड्राइव में उनको शामिल कर लीजिए। और फिर इसी तरीके से आप ट्रांजिशन रेट देखेंगे, क्लास 5 to 6 वाला है, तो यहां पर भी गैप है, इसको भी आप चेंज करिए। जितने भी कक्षा 5 से हमारे बच्चे पास आउट हो रहे हैं, पहले तो कोशिश करिए कि हमारे परिषदी में वो आ जाए। अगर परिषदी में नहीं होते हैं तो कम से कम इतना ध्यान रखिएगा कि उन्हें अपने नजदीकी जो भी मान्यता प्राप्त विद्यालय हैं उन्हीं में ही आप उनको नामांकित कराइएगा। क्योंकि होता क्या है कि हम ऐसे ही उनको छोड़ देते, ट्रैक नहीं करते हैं, और ये जब यूडाइस पर नहीं आते हैं तो यही ड्रॉप आउट में कन्वर्ट हो जाते हैं और फिर आपको एक दूसरी मेहनत करनी पड़ जाती है। तो इससे बचिएगा। और 7,000 के करीब ओवरऑल बच्चे जो हमारे डीबीटी में मौजूद थे, सत्यापित थे, उनको हम यूडाइस पर नहीं कर पाए थे। तो ऐसे बच्चों को इस बार जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि वो हमारे अपने ही बच्चे थे, हमारे पास रजिस्टर्ड थे, लेकिन हमने उसका नहीं करा। उसके कारण जो है कम से कम 3% का लॉस हम लोग को हुआ है ट्रांजिशन में। और इस कारण से जो है हम लोग का जो है, जबकि माध्यमिक ने अच्छा कर लिया, वो पिछली बार से 3% ऊपर ले गए और हम जो है करीब 1.25% करीब हम लोग नीचे करीब जा रहे हैं इस बार, काफी मेहनत करने के बाद भी। तो इस बार ये सब गैप, जितने भी हमारे पिछले गैप थे, वही इस बार हमारे लिए अपॉर्चुनिटी बन रहे हैं, अवसर बन रहे हैं। तो उनका ही हमें फायदा उठाना है और उनको लेते हुए जितने भी आपका जो डेटा दिया गया है जनवरी फरवरी का, वो आपके पास भी है। नहीं हुआ तो मैं शेयर कर दूंगा कि आपने कितने बच्चे ड्रॉप आउट में चिन्हित किए थे, कितने बच्चे नेवर इनरोल्ड में चिन्हित किए थे, और कितने बच्चे जो है जो कक्षा 1 के लिए चिन्हित किए थे, वो सभी की संख्या आपके द्वारा दी गई है और सत्यापित है। आपने कहा है कि हाँ ये चिन्हित है, तो उन सभी को आपको एडमिशन करना है। और जब ये कर लेंगे तो हमारा मिशन 2.7 लाख का इस बार है कि 2,70,000 बच्चे इस बार जो है परिषदी में होंगे।
आपको अभी एक पीपीटी शेयर की जाएगी, उसमें सभी खंड शिक्षा अधिकारी को वो शेयर्ड है ऑलरेडी। उसमें जिसका आंकड़ा भी सर बता रहे थे कि CAGR कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट जो है 2 पॉइंट समथिंग जो है हमारा गिरा है पिछले 2017 से, यानी जब भी आकांक्षी जनपद बना था तब से। उस समय का रिकॉर्ड देखेंगे तो 53% बच्चे जो थे परिषदीय विद्यालयों में पढ़ते थे, और आज जो है वर्तमान में जो है हमारे पास मात्र 48% बच्चे पढ़ रहे हैं। तो आप समझ लीजिए इसको क्या करना है, रिवर्स करना है। अब हमारे फिर से वही केवल 1 साल का भी गड़बड़ी है, तो यानी इस साल थोड़ा सा मेहनत कर लेंगे तो ये 53% बच्चे फिर से या उससे ज्यादा बच्चे जो है हमारे परिषदीय विद्यालय में वापस आ सकते हैं। फिर से वही ग्लोरियस परिषदीय विद्यालय बन जाएगा हमारा जनपद सोनभद्र का। ज्यादा ना कुछ कहते हुए बोलने के लिए मौका देने के लिए आप सभी का धन्यवाद। कोई अपनी बात को सर यूडाइस वाला थोड़ा अच्छा आप बताएंगे, बता दीजिए। आइए DCMIS पाठक जी कुछ कहना चाहेंगे? नए सत्र की तैयारी करना। डायस में हमें ये कहना है कि अब सत्र हमारा की स्थिति में है, तो 1 सप्ताह के अंदर जो भी बच्चे इन प्रोग्रेस में है या नॉट स्टार्टेड में है, तो उनकी एंट्री कंप्लीट करते हुए विद्यालय स्तर से आप सर्टिफाई कराएं, ताकि ब्लॉक से हो सके, उसके बाद जनपद से यह संपादित किया जा सके। क्योंकि नया सत्र भी अब प्रारंभ होना है, तो 1 सप्ताह के अंदर आप इसको सर्टिफाई करें, इसमें कोई भी विलंब न करें। निर्देश था कि हमें 1 सप्ताह 10 दिन के अंदर नया सत्र प्रारंभ करना है 25-26। ठीक है, आप सभी लोग जुड़े, आप सभी लोगों का धन्यवाद, आभार। और इसी अपेक्षा के साथ सर हाँ विष्णुजीत सर जी प्रणाम। सर ये कह रहे थे, ये जो प्राइवेट विद्यालय हैं जिनको हम लोग नोटिस देते हैं, बंद कराते हैं, फिर दोबारा खुल जाता है, हमारी छात्र संख्या काफी प्रभावित हो रही है सर जी। इस पर कुछ जिला स्तर से कुछ टाइट व्यवस्था हो जाती जिससे किसको न कैसे हटाया जा सके। नोटिस हमारे यहाँ भिजवाइए, नोटिस हमारे यहाँ भिजवा दीजिए ब्लॉकों से, तो हम उस पर कार्रवाई कर देंगे। ये जाता है सर, SDM सर क्या जाता है, आपके यहाँ भी जाता है सर? जी सर। ठीक है। एक आखिरी चीज की, जो एडमिशन आप लोगों के द्वारा कराए जा रहे हैं, बच्चों का हो रहा है, उनकी पूरी सूचना आप लोग, एक एक्सेल शीट गई है जिसमें सूर्य प्रकाश जी डाले हैं, उस पर आप डेली जो है अपडेट करिए, क्योंकि वही सूचना जो है परियोजना को भेजी जा रही है। धन्यवाद। आप सभी लोग निपुण परीक्षा में अच्छा किए हैं, इसकी बधाई। सभी हमारे शिक्षकों को बधाई, शिक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए सभी हमारे खंड के अधिकारियों को बधाई, DC को बधाई, और साथ ही साथ जो सहयोग मिला हमें गार्जियंस का, SMC का, ग्राम प्रधानों का, आशाओं का, सफाई कर्मचारियों का, रसोइयों तक का सहयोग मिला है, उन सबको धन्यवाद, आभार। और इसी अपेक्षा के साथ कि एक बार पुनः निपुण की तैयारी में हम लोग लग जाएंगे और जनपद को इसी तरह एक नए आयाम पे पहुंचाएंगे। सभी का धन्यवाद, हार्दिक आभार, धन्यवाद।